ड्रैकुला और नागवंशियों का वो काफिला लगभग नवरत्नगढ़ पहुंचने ही वाला था। उन्हें चलते चलते अब करीब 3 दिन हो चुके थे। घने जंगल, नदियों और हरी भरी पहाड़ियों को पार करते हुए वो उस जगह पहुंचने वाले थे जहां उनका सामना बलौर नाम के उस नाग से होने वाला था जिसे आज हर कोई बुलाता था कालदूत। रात अपने आखिरी पायदान पर थी। अचानक ड्रैकुला ने अपना घोड़ा रोक दिया। क्या हुआ काउंट, तुम रुक क्यों गए? ड्रैकुला के रुकते ही सारा काफिला अपनी जगह पर थम गया। ड्रैकुला ने राजा नागनाथ की किसी बात का जवाब नहीं दिया। उसे वहां किसी के होने का एहसास हो रहा था। उसको ऐसा करते देख अनीता तुरंत समझ गई कि माजरा क्या है। खतरा, व्लाड को खतरे की महक आ रही है। अचानक वहां बिल्कुल सन्नाटा हो चुका था। रोते भेड़िए और चीखते लंगूरों की आवाजें शांत हो चुकी थी। सुनाई दे रही थी तो सिर्फ हवा के बहने की धुन। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है महाराज। वो इसीलिए क्योंकि चारों तरफ अंधेरा है। हम नागों को रात में दिखाई देता है लड़की, शांत रहो। उन चारों के अलावा उनके साथ 20 नाग सैनिक भी थे जो घेरा बनाकर चारों तरफ देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था सिवाय उसके जिसे 400 सालों से रात में देखने का एक्सपीरियंस था। एक तीर उड़ता हुआ राजा नागनाथ की तरफ लहराया, लेकिन अचानक ड्रैकुला बिजली की गति से हिला। वो तीर अगले ही पल उसकी मुट्ठी में था और यही उससे गलती हो गई। ब्लडी स्नेक्स। वो तीर नहीं, एक सांप था, जहरीला करेत सांप। उसने ड्रैकुला के हाथ में काटा। जहर उसको मार नहीं सकता था, लेकिन उसको सुन जरूर कर सकता था। ड्रैकुला ने उस सांप को जमीन पर पटक कर उसे अपने बूट की हील से कुचल दिया, लेकिन अगले ही पल मानो वहां तीरों की बारिश शुरू हो गई। इन तीरों से बचना, ये सर्प तीर है। अगर इन्होंने हमें काट लिया तो बहुत दर्द होगा। अपनी ढाल से इनको रोको और कुचल दो। सेनापति, तुम मिस अनीता को बचाओ। उनके लिए जहर घातक हो सकता है। मैं काउंट को देखता हूँ। अगले ही पल नाग सैनिक उन सर्प तीरों से बचते हुए उनका सर कुचल रहे थे। सेनापति पदम सिंह ने अनीता को ढक लिया था। वो एक भी सर्प तीर को उसके पास नहीं पहुंचने दे रहा था। राजा नागनाथ ने ड्रैकुला की तरफ देखा। जहर ने ड्रैकुला पर असर करना शुरू कर दिया था। वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज में दर्द नहीं था, उसकी आवाज में गुस्सा था। तुम ठीक हो ना काउंट? ये करैत सांप का जहर है, नाग के बाद सबसे जहरीला सांप। ये नागों की तरह इच्छाधारी नहीं होते, लेकिन एक हाथी को भी मिनटों में मार सकता है। नर्वस सिस्टम को सुन्न कर देता है। तुम अगले ही पल राजा नागनाथ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ड्रैकुला अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। उड़ते हुए वो तीर ड्रैकुला के शरीर से चिपकते ही करैत सांपों में बदल रहे थे। वो उसे डस रहे थे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में दरिंदगी दिखाई दे रही थी। अगले ही पल आसमान चित्कार करने लगा। ड्रैकुला के वफादार चमगादड़ उन उड़ते सर्प तीरों पर टूट पड़े। वो चमगादड़ एक भी तीर को अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दे रहे थे। दुश्मन का हर वार बेकार हो रहा था और शायद अपना वार बेकार होते देख दुश्मन ने हमला रोकना ही ठीक समझा। जैसे ही तीर आने बंद हुए, ड्रैकुला ने अपने हाथों से इशारा किया और सारे चमगादड़ गायब हो गए। ये देखकर राजा नागनाथ और उसके साथियों की सांस में सांस लौट आई। सब सुरक्षित है ना? कोई घायल तो नहीं हुआ? सेनापति पदम सिंह, मिस अनीता ठीक है ना? हाँ महाराज, अनीता जी सुरक्षित है और हमारे सारे सैनिक भी सुरक्षित है। लेकिन ये हमला किया किसने था? किसी के भी पास सेनापति पदम सिंह के सवालों का जवाब नहीं था। तभी एक गूंजती हुई आवाज ने उसके सवाल का जवाब दिया। नवरत्नगढ़ में तुम सबका स्वागत है। उम्मीद है कि स्वागत में की गई ये छोटी सी आतिशबाजी अच्छी लगी होगी, क्यों पदम सिंह? उस आवाज को सुनकर राजा नागनाथ के चेहरे पर नफरत साफ दिखाई देने लगी।
बलौर? हाँ, मैं बलौर, लेकिन अब मैं इस नाम से नहीं जाना जाता हूँ। हजारों साल तक पूरी दुनिया घूमने के बाद अब वो पुराना नाम अच्छा नहीं लगता है मुझे। अब मेरा नाम कालदूत है, क्योंकि मैं हूं काल का दूत, तुम सबके काल का दूत। बलौर की वो बातें उस अमर दरिंदे के कानों में चुभ रही थी, वो जो उसी का अंत करने यहां आया था। तू चाहे अपने को कालदूत बुला या कुछ और, मैं यहां तेरी मौत का फरिश्ता बन के आया हूं। अगर दम है तो सामने आ, मेरे पास ऐसी धमकियों के लिए टाइम नहीं है। ये किसको साथ लाए हो नागवंशियों? एक मिनट क्या तुम वही हो? हाँ, वही तो हो। काले कपड़े, काली हैट और आवाज से टपकती दरिंदगी, हर शब्द में भरा गुस्सा, नफरत, बिल्कुल अपने बिल्कुल अपने बाप की तरह। तुमसे बहुत छोटी सी मुलाकात हुई थी रोमानिया में, तब पता नहीं था तुम्हारे बारे में, लेकिन सुना है बहुत नाम कमा लिया है तुमने तब से। बोला ना, इन सब का टाइम नहीं है मेरे पास, सामने आ। बिल्कुल व्लाद, बिल्कुल आमना सामना करूंगा तुमसे। पर वो क्या है ना कि अभी सवेरा होने वाला है और मुझे दिन में सोना बहुत पसंद है। रात को मुलाकात होगी व्लाद, अगर रात तक तुम सब जिंदा बच पाए। मेरे प्रस्तर सर्प तुम्हें सूरज निकलने से पहले कुचल देंगे। खत्म कर दो इन सबको। बलौर के आदेश देते ही वहां जमीन कांपने लगी। ये हो क्या रहा है? प्रस्तर सर्प, ये किस बला का नाम है महाराज? इससे पहले कि राजा नागनाथ कोई जवाब देता, जमीन फट गई। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सामने 20-20 फीट लंबे 1 दर्जन नाग खड़े थे। उनके फन अटैक मुद्रा में फैले हुए थे और उनका शरीर मांस का नहीं बल्कि चट्टानों से बना हुआ लग रहा था। ये किस तरह के नाग हैं? आज से पहले तो कभी इनके बारे में ना पढ़ा ना सुना। सब के सब हैरान थे, सिवाय उसके जिसका क्रोध हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ता ही जा रहा था। बस बहुत हुआ, सबको पता है कि मैं मर नहीं सकता। अब देखता हूं इन पत्थर के नागों को। ड्रैकुला उन प्रस्तर सर्प से लड़ने के लिए तैयार था और उसे इनका खात्मा सूरज निकलने से पहले ही करना था, क्योंकि सूरज की रोशनी में उसकी शक्तियां काम नहीं करती। लेकिन धरती पर चल रहे उस घटनाक्रम से दूर एक ऐसी जगह भी थी जहां ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। वो जगह थी नर्क की एक रियासत द्वात, क्योंकि नर्क के किसी भी हिस्से में कभी दिन नहीं होता है और द्वात के पहरेदार एनुबिस इस बात को अच्छे से जानता था। द्वात के रक्षक अनुबिस को खबर मिल चुकी थी कि इब्लिस और लूसीफर की सेनाएं उसकी तरफ बढ़ रही है और इसलिए वो अपने फौज को जगा रहा था। रफ मारबे द्वात यहताजक इमायत द्वाजन दारमा अलर्तफा अलर्तफा अलर्तफा। एनुबिस के मंत्र पढ़ते ही जमीन कांपने लगी और लाखों कुत्तों की शक्ल और इंसानी जिस्म वाले सैनिक वहां की मिट्टी से पैदा हो गए। उनके शरीर अनुबिस की ही तरह चमकते हुए काले रंग के थे। सबके हाथों में लंबे लंबे भाले थे
तैयार हो जाओ मेरे योद्धाओं। दुआत की रेत को उनकी लहू से लाल करना है जो ये सोचते हैं कि वो हमें हरा सकते हैं। तैयार रहो, दुश्मन आता ही होगा। नर्क युद्ध एक बार फिर शुरू होने वाला था। एनुबिस पूरी तरह तैयार था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। अनुबिस, कैसे हो मित्र? यामा, ये तुम हो? हाँ अनुबिस, ये मैं ही हूँ, यमराज। कहो यामा, क्या कहने आए हो? इब्लिस और ल्यूसिफर की सेना तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। पता है मुझे, मैं तैयार हूँ। मेरी सेना तैयार है। इसे तुम सेना कहते हो? इब्लिस और लूसीफर दोनों की सेना तुमसे बहुत ज्यादा है। जानता हूँ, और तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तुम नरक के नियम जानते हो अनुबिस? महादेव ने पिछले नरक युद्ध के बाद ये नियम बनाए थे। मैं तुम्हारी मदद तब तक नहीं कर सकता हूँ जब तक तुम खुद मदद न मांगो। यमराज की वो बात सुनते ही एनुबिस जोर जोर से हंसने लगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है? अनुबिस आज तक अकेले ही लड़ा है और आज भी अकेला ही लड़ेगा। बेवकूफी वाली बातें मत करो अनुबिस। दुश्मन बहुत ताकतवर है, तुम उन दोनों से लड़ नहीं पाओगे। वो दोनों कौन सा साथ में आ रहे हैं? क्या पता दोनों आपस में ही लड़ पड़े। दोनों ही मेरे नालायक और गद्दार भाई वेबात को आजाद करवाने आ रहे हैं, लेकिन अपने अपने मतलब के लिए। तुम मेरी चिंता मत करो यामा, अनुबिस लड़ना भूला नहीं है। बात को समझो अनुबिस, तुम्हारे मदद मांगने भर की देर है और मेरी नरक की फौज तुम्हारे साथ लड़ने चुटकियों में यहाँ आ जाएगी। यमराज की आवाज में एक दर्द था। शायद उन्हें पता था कि एनुबिस क्या जवाब देने वाला है और वो उस जवाब को सुनना नहीं चाहते थे। तुम्हें मेरी चिंता की उसके लिए शुक्रिया दोस्त, लेकिन अनुबिस की खुददारी को ये मंजूर नहीं कि वो किसी के आगे हाथ जोड़े। बात को समझो, तुम्हारी जान जा सकती है अनुबिस। चली भी जाएगी तो क्या होगा? वैसे भी एक देवता की असली शक्ति उसके भक्तों की भक्ति होती है। काल बदल गया, सभ्यता खत्म हो गई, मंदिर खंडर हो गए। अब बिना भक्त के इस अस्तित्व का क्या ही मतलब बचा है दोस्त। जाओ, जाकर अपनी तैयारी करो। अगर आज अनुबिस शहीद हो गया तो शायद इनकी सेना तुम्हारी तरफ ही आएगी। तभी एनुबिस को दूर उड़ती हुई रेत दिखाई दी। दुश्मन आ गया है यामा, जीत गया तो दोबारा बात होगी, वरना अलविदा यामा मेरे दोस्त। यमराज की आवाज उसके बाद वहां सुनाई नहीं दी। सुनाई दे रहा था तो सिर्फ एक भयावह शोर, शैतानों की फौज के आने का शोर, नर्क युद्ध के आरंभ होने का शोर। ड्रैकुला के सामने एक दर्जन पत्थर के जिस्म वाले नाग फन फैलाए खड़े थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह के सर्प हैं, लेकिन ड्रैकुला को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस इस मुसीबत को जल्द से जल्द खत्म करने के मूड में था। उन पत्थर के नागों ने अगले ही पल जहर उगल दिया, लेकिन उनका जहर तरल नहीं था। उनका जहर छोटे छोटे कंकड़ों से बनी एक धार जैसा था। संभाल के। राजा नागनाथ ने सही टाइम पर खतरे को भांप लिया था, लेकिन उसके कुछ नाग योद्धा इतने किस्मत वाले नहीं थे। वो उड़ते हुए कंकड़ दो नाग योद्धाओं के जिस्म में जा धंसे थे और वो दर्द से तड़प रहे थे। महाराज, ये कैसा जहर है? महाराज, बहुत जलन हो रही है महाराज। वो दोनों दर्द से तड़प रहे थे और उनके शरीर के जिस हिस्से में कंकड़ घुसा था वो हिस्सा सूजता जा रहा था। नागवंश के योद्धाओं पर जहर कब से असर करने लगा महाराज? मेरे योद्धाओं, अपने हथियार से अपने जिस्म से उन कंकड़ों को निकालने की कोशिश करो। सेनापति, ये नाग कहां से आए हैं नहीं पता, लेकिन हमें इनके मुंह से निकलने वाली कंकड़ पत्थर की इस धार से बचते हुए इनको जल्द से जल्द समाप्त करना होगा, और वो भी सूरज निकलने से पहले, वरना काउंट
बोलते बोलते राजा नागनाथ ने ड्रैकुला की तरफ देखा और वो शॉक्ड रह गया। बाकियों की तरह ड्रैकुला ने उस हमले से बचने की कोशिश नहीं की थी और उसके शरीर में अनगिनत जहरीले कंकड़ पत्थर घुस चुके थे। ड्रैकुला का शरीर बहुत तेजी से फूल रहा था। ओह नो! ये क्या हो गया? व्लाद! अनीता ड्रैकुला की तरफ दौड़ी, लेकिन राजा नागनाथ ने उसको रोक लिया। लेट मी गो! ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं मिस अनीता, आप काउंट से दूर रहिए। पर मुझे व्लाद को बचाना है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता है। इट्स टू लेट। व्लाद! ड्रैकुला का जिस्म फूलते फूलते किसी गुब्बारे की तरफ फट गया था। उसके चिथड़े हर तरफ बिखर गए थे और ये देखकर वो पत्थर के बने नाग भी शांत हो गए। शायद उन्हें यह लग गया था कि उन्होंने दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को हरा दिया है। व्लाद! ओह नहीं! ये क्या हुआ? व्लाद! तुमको अमर अचानक अनीता को याद आया कि ड्रैकुला तो इमोर्टल है, वो मर ही नहीं सकता, और वो जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर राजा नागनाथ सहित बाकी सभी हैरान थे। मिस अनीता, आप ऐसे अजीब से क्यों हंस रही हैं? आर यू ओके? हंसो नहीं तो और क्या करूं? आपको नहीं दिख रहा कि आगे क्या हो रहा है? राजा नागनाथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ध्यान से आगे देखने लगा और फिर कुछ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऑफ कोर्स, मैं ये बात कैसे भूल गया? कौन सी बात महाराज? वो देखो पदम सिंह, चमत्कार। अब चौंकने की बारी पदम सिंह की थी। सामने का नजारा ही कुछ ऐसा था। ड्रैकुला के चिथड़े एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे थे। ड्रैकुला इमोर्टल था, वो मर नहीं सकता था। उसका जिस्म फिर से अपना रूप ले रहा था और वो दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ड्रैकुला फिर से जन्म ले रहा हो। अनीता और राजा नागनाथ तो ड्रैकुला की इमॉर्टलिटी की कहानियों से परिचित थे, लेकिन सेनापति पदम सिंह और बाकी नाग योद्धाओं के लिए ये एक अजूबा था। ये क्या है महाराज? यही तो है काउंट ड्रैकुला। ड्रैकुला अब दोबारा उन प्रस्तर सर्पों के सामने खड़ा था और इस समय वो बहुत गुस्से में था। मेरा पेशेंस अब खत्म हो चुका है। देखते ही देखते ड्रैकुला ने उन प्रस्तर सर्पों की ओर दौड़ लगा दी। वो सांप भी अब दोबारा हमले के लिए तैयार थे, लेकिन ड्रैकुला अब किसी चीते से भी दुगनी स्पीड से मूव कर रहा था। एक प्रस्तर सर्प ने उसकी तरफ जोर से अपनी पथरीली जहर की फुंकार छोड़ी, लेकिन ड्रैकुला का शरीर अचानक चमगादड़ में बदलकर उसके रास्ते से हटकर ऊपर उड़ गया। उस वार से बचते ही ड्रैकुला वापस अपने रूप में आ गया। वो उन प्रस्तर सर्पों की तरफ दौड़ता जा रहा था। वो पत्थर के सांप उस पर अटैक कर रहे थे, लेकिन ड्रैकुला एक पल में चमगादड़ बन जाता और अगले ही पल में वापस अपने रूप में आ जाता। वो उनके वारों से बचते हुए उनके पास पहुंच चुका था। उसका शरीर अचानक हवा में लहराया और अगले ही पल सबने उसकी ताकत का वो नमूना भी देखा जिसके बारे में लोगों ने सिर्फ थोड़ा बहुत सुना ही था। ड्रैकुला की सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ से भरे उस एक पंच ने उस पथरीले सांप को बिल्कुल ऐसे तोड़ दिया था जैसे कि एक भारी हथौड़ा एक ईंट को तोड़ता है। ड्रैकुला उस सांप को तोड़ते हुए जमीन पर लैंड कर गया था, लेकिन इससे पहले कि बाकी सांप कुछ समझ पाते, वो बिजली की तेजी से उनकी तरफ पलटा। वहां जैसे कोई जलजला आ गया था। ड्रैकुला के मुक्के उन सांपों को तोड़ रहे थे और उनके पत्थर के जिस्म के टुकड़े हवा में उड़ रहे थे। ये क्या चीज है महाराज? आपने ये तो बताया था कि काउंट बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ऐसी गति, ऐसी ताकत, ऐसा तो कभी ना देखा, ना सुना और ना पढ़ा और ना सोचा होगा। अब समझ आया सेनापति पदम सिंह, क्यों मैंने कहा था कि बलौर को कोई मार सकता है तो बस काउंट मार सकता है। ड्रैकुला एक एक करके सभी प्रस्तर सर्पों को तोड़ रहा था और सिर्फ तोड़ ही नहीं रहा था, बल्कि उनका वो हाल कर रहा था कि जब वो रुका तो उसके पीछे सिर्फ एक कंकड़ पत्थर का ढेर दिखाई दे रहा था। ये हुई ना बात, क्या मारा है? अनीता की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी।
अचानक से उन कंकड़ पत्थरों के ढेर में हलचल होने लगी थी। ड्रैकुला भी वो शोर सुनकर हैरान था। उसने पीछे पलट कर देखा तो वो पत्थर फिर से जुड़ रहे थे और परस्तर सर्पों का स्वरूप वापस ले रहे थे। देखते ही देखते सभी प्रस्तर सर्प वापस जिंदा हो चुके थे और ये नजारा राजा नागनाथ के लिए चिंता का कारण बन गया था। ये तो वापस से जुड़ गए। इसका मतलब इनको तोड़ने का फायदा नहीं है, तो फिर इनको हराया कैसे जाए? और ऊपर से अब सूरज निकलने में ज्यादा टाइम भी नहीं है। मिस अनीता के अनुसार काउंट की पावर सन के इफेक्ट में काम नहीं करेंगी। चिंता की बात तो थी, ड्रैकुला को अब सूरज की रोशनी जलाती नहीं थी, लेकिन उसके असर से वो एक साधारण योद्धा बनकर रह जाता था। युद्ध कौशल में एक्सपर्ट, लेकिन एक आम इंसान जैसा। ये जितनी बार जुड़ेंगे मैं उतनी बार तोड़ूंगा और तब तक तोड़ता रहूंगा जब तक ये जुड़ने के नाम से डरने ना लग जाए। एक बार फिर ड्रैकुला उन परस्तर सर्पों पर टूट पड़ा। वो उन्हें तोड़ रहा था और वो फिर से जुड़ते जा रहे थे। ड्रैकुला को भी समझ में आ गया था कि इनको ऐसे हराना असंभव है और अब उसका तेज और शातिर दिमाग कुछ सोच रहा था। अगले ही पल ड्रैकुला उन नागों के बीच जाकर खड़ा हो गया और उन परस्तर सर्पों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। ये काउंट क्या करने की सोच रहा है? सेनापति पदम सिंह, तैयार हो जाओ। काउंट जो भी करने जा रहा है, अगर वो फेल हो गया तो हमें उसको लेकर यहाँ से वापस जाना होगा। मगर वो करने क्या जा रहा है? किसी के पास भी इन सवालों का जवाब नहीं था, लेकिन अनीता तो मानो ड्रैकुला को पढ़ना जान गई थी। जहर को जहर ही मारता है। अनीता के चेहरे पर एक स्माइल थी और एक स्माइल ड्रैकुला के चेहरे पर भी थी, शातिर मुस्कान। परस्तर सर्प उसको घेरे खड़े थे। वो उसकी तरफ ध्यान से देख रहे थे, लेकिन ड्रैकुला बिल्कुल स्टिल था। उधर उगते सूरज की लालिमा हल्की हल्की दिखाई देने लगी थी। ड्रैकुला जो भी करना चाह रहा था, उसके पास बस आखिरी कुछ मिनट ही बचे थे। कम ऑन। अगले ही पल सभी सर्पों ने जोर से सांस अंदर खींचनी शुरू कर दी और फिर अगले ही पल उन सब ने अपनी पथरीली जहरीली फुंकार ड्रैकुला की ओर छोड़ दी। ड्रैकुला के लिए अब बचना शायद असंभव था। अगर दिन की रोशनी में उसका शरीर फट जाता तो उसे फिर से जुड़ने के लिए रात तक इंतजार करना पड़ेगा और ड्रैकुला ये बात अच्छे से जानता था। लेकिन शायद ड्रैकुला को इसी वार का इंतजार था। उसका शरीर हवा में लहराया और अगले ही पल वो चमगादड़ बनकर हवा में उड़ गया। उन सभी सर्पों की पथरीली जहरीली फुंकार एक दूसरे से टकरा गई। ड्रैकुला उनके रास्ते से हट चुका था और चमगादड़ बनकर हवा में उड़ रहा था, लेकिन तभी सूरज की पहली किरण उससे टकराई और वो वापस इंसानी रूप में आ गया। उसका हवा में उड़ता शरीर अचानक जमीन पर आ गिरा। अनीता ड्रैकुला की तरफ दौड़ पड़ी। अब तक वहां उजाला हो चुका था। ड्रैकुला का शरीर कई जगह से छिल चुका था, लेकिन उससे भी बड़ी टेंशन की बात यह थी कि अब उन परस्तर सर्पों को रोकने वाला कोई नहीं था और वो सर्प ड्रैकुला और उसके साथियों की तरफ ही देख रहे थे। सुबह का उजाला हो चुका था। ड्रैकुला की शक्तियां अब सोने जा चुकी थी। इस समय वो एक आम इंसान जैसा ही था। उसका शरीर जगह जगह से छिल चुका था। अब उन परस्तर सर्पों को रोकने वाला वहां कोई नहीं था। वो चट्टानी जिस्म वाले सांप ड्रैकुला और उसके साथियों की तरफ ही घूर रहे थे। उफ, अब तो सुबह भी हो चुकी है। अब इनसे बचना नामुमकिन है। हमारी ताकतें इन पर वैसे ही काम नहीं करेंगी और जो रोक सकता था वो शायद अब रोकने लायक नहीं है। Am I right, मिस अनीता? हाँ, व्लाद की पावर्स दिन में काम नहीं करती है। अगर थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो शायद व्लाद की कोशिश काम कर। एक मिनट। व्लाद की कोशिश काम कर रही है। वो काम कर रही है। कौन सी कोशिश? कैसी कोशिश? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रही हैं मिस अनीता। सब समझ आ जाएगा। जरा उन सांपों की तरफ देखिए। अनीता की बात सुनकर राजा नागनाथ ने उन परस्तर सर्पों की तरफ देखा और वो दंग रह गया।
नजारा ही कुछ ऐसा था। उन परस्तर सर्पों के जिस्म फूल रहे थे, मानो वो पत्थर और चट्टानों के नहीं बल्कि रबर के बने हों। किसी गुब्बारे की तरह उनका जिस्म फूलता ही जा रहा था। राजा नागनाथ और उसके साथियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, पर उनकी इस उलझन का जवाब अनीता के पास था। आपको समझ में आया क्या मैजेस्टी कि व्लाद ने क्या दाव खेला है? आई हैव नो आइडिया मिस अनीता, आप ही बता दीजिए। जहर को जहर ही काट सकता है मैजेस्टी। व्हाट? क्या सेंस है इस बात की? वो सब बाद में समझा दूंगी, पर पहले हमें शेल्टर लेनी होगी। सब लोग पेड़ों के पीछे छुप जाओ, जल्दी। अनीता की बात सुनकर सब कंफ्यूज थे। कोई अपनी जगह से नहीं हिला और ये देखकर राजा नागनाथ चिल्ला उठा। सुना नहीं तुम सबने? जल्दी से पेड़ों के पीछे छुप जाओ, चलो। राजा नागनाथ का आदेश सुनते ही सारे नाग सैनिक पेड़ों के पीछे छुपने के लिए भाग खड़े हुए। अनीता, राजा नागनाथ और लंगड़ाते हुए ड्रैकुला ने भी एक बड़े से बरगद के पेड़ के पीछे शरण ली। उधर उन परस्तर सर्पों का जिस्म अब बिल्कुल गुब्बारे जैसा फूल चुका था और बुरी तरह कांप रहे थे। अपने कान ढक लीजिए मैजेस्टी, क्योंकि अब होने वाला है एक बड़ा। अनीता की बात खत्म करते ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ और सारे के सारे परस्तर सर्पों के जिस्म गुब्बारे की तरफ फट गए। उनके टुकड़े चारों तरफ उछल उछल कर फैल रहे थे। कुछ ही देर में वहां पर जगह जगह कंकड़ और पत्थरों के ढेर लगे थे, लेकिन राजा नागनाथ अभी थोड़ा डाउट में था। ये वापस तो नहीं जुड़ जाएंगे? नहीं महाराज, इस बार ये नहीं जुड़ेंगे। वेल, मेरी हाइपोथेसिस तो यही कहती है। हाइपोथेसिस? कैसी हाइपोथेसिस? जब व्लाद इनके बीच में जाकर खड़ा हो गया था, मुझे तभी समझ में आ गया था कि वो क्या करने वाला है। सी, ये बात एक फैक्ट है कि अगर कोई सांप अपने आप को ही काट ले तो उसका खुद का जहर उसको नुकसान पहुंचाता है और मार भी सकता है। व्लाद ने यही किया। ये सांप एक दूसरे पर अपना वार कर बैठे और इनके खुद के जहर ने एक दूसरे को मार दिया। मुझे नहीं लगता कि अब ये वापस आएंगे। राजा नागनाथ अनीता की एक्सप्लेनेशन सुनकर हैरान था। उसने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। तभी वहां ड्रैकुला की आवाज गूंज उठी। इनका चैप्टर तो क्लोज हो गया, बस अब बलौर बाकी है, चलो। काउंट, आई डोंट नो हाउ, लेकिन तुम इंजर्ड हो और तुम्हारे वुंड्स भी हील नहीं हो रहे हैं। आई थिंक ये इसलिए क्योंकि मिस अनीता के मुताबिक डे लाइट में तुम्हारी पावर्स काम नहीं करती हैं। एनीवे, इस कंडीशन में तुम बलौर का सामना नहीं कर पाओगे। मैं रुक नहीं सकता। ड्रैकुला बलौर का सामना करने के लिए तड़प रहा था। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। रिलैक्स व्लाद, महाराज सही कह रहे हैं। हमें नहीं पता कि एनिमी कितना पावरफुल है। जब उसके इन प्यादों को हराने के लिए तुम्हें इतनी ताकत लगानी पड़ी, तो सोचो वो कितना पावरफुल होगा। हमें कैसे भी सनसेट तक रुकना चाहिए। बट अनीता। ट्रस्ट मी व्लाद, मैं जो भी कह रही हूँ सोच समझ कर कह रही हूँ। ठीक है, पर रुकना कहाँ है? आई हेट सनलाइट। मैं यहाँ ओपन स्काई के नीचे नहीं रुकने वाला हूँ। न जाने क्या बात थी अनीता में, जो ड्रैकुला धीरे धीरे उसके सामने एक इंसान जैसा बिहेव करने लगा था। उसकी आवाज उसकी दरिंदगी को शांत कर देती थी। शायद इस रहस्य के पीछे कोई बहुत बड़ी बात छुपी थी, या फिर उस मॉन्स्टर के सीने में फिर से दिल धड़कने लगा था। व्लाद इज राइट, हमें शेल्टर का इंतजाम करना होगा और सूरज डूबते ही आगे बढ़ना होगा। ड्रैकुला और उसके साथी शेल्टर का इंतजाम करने लग गए। एक छोटा सा युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन धरती की सतह से बहुत नीचे एक बड़ा युद्ध शुरू होने जा रहा था। इब्लिस और एनुबिस की सेनाएं अब आमने सामने आ चुकी थी। इब्लिस की सेना द्वात के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। नहीं, रुक जाओ इब्लिस, और अगर अपनी सलामती चाहते हो तो वापस मुड़ जाओ। तुम उसके बनाए नियमों को तोड़ रहे हो। नर्क के नियम? अरे पागल हो क्या अनुबिस, जो आज भी उसके बनाए नर्क के नियम मान रहे हो? ये कलयुग है अनुबिस, यहां उसके नियम नहीं चलेंगे। यहां सिर्फ और सिर्फ एक नियम चलेगा,
जो जीता वो ही सिकंदर। अभी भी वक्त है, हथियार डाल दो और मेरी गुलामी मंजूर कर लो। मैं तुम्हारे भाई से गुजारिश करूंगा कि तुम्हें जिंदा छोड़ दे। वे बेवाद को आजाद करने आए हो ना तुम। मैं भी देखता हूं कि उस गद्दार को तुम कैसे आजाद करवाते हो। शायद तुमने इतिहास नहीं पढ़ा है। तुमसे पहले भी बहुत से इब्लिस आए जिन्होंने दुआत पर गलत नजर डाली थी। उन सब का जो हाल हुआ वही तुम्हारा भी होगा, क्योंकि दुआत को जीतना तब तक असंभव है जब तक अनुबिस इसका पहरेदार है। और रही बात उसकी जिसके बनाए नियम तुम तोड़ने आए हो, तो याद रखो कि कलयुग का अंत करने में उसको सिर्फ एक क्षण लगेगा, क्योंकि मौत भी महाकाल से डरती है। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। ठीक है, तो फिर जंग होकर रहेगी। पहले मैं तुझे मारूंगा, फिर तेरे भाई को आजाद करूंगा और फिर उसकी बारी आएगी। अब इस कलयुग में सिर्फ एक बादशाह होगा जो पूरे नर्क के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगा, और वो होगा इब्लिस। हमला करो। अनुबिस्यो, आगे बढ़ो और दिखा दो इन जहन्नुम के शैतानों को कि दुआत को जीतने का इनका ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। हमला करो। अनुबिस और इब्लिस की सेनाएं आपस में भिड़ चुकी थी। नर्क युद्ध अब शुरू हो चुका था और इस युद्ध का असर जल्द ही धरती पर भी होने वाला था। उस धरती पर जहां जनरल रूट बेसब्री से अपने ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ फादर डिसूजा का वेट कर रहा था। फादर। डगलस, तुम अभी तक यहीं पर है? आई थॉट कि तुम अभी तक अपने प्लेटून के लिए सोल्जर सिलेक्ट करने लगा होगा। नो फादर, आई कुड नॉट गो। मुझे ये टेंशन हो रहा था कि पता नहीं अंदर सर हेनरी आपसे क्या बात कर रहा होगा। That is not your concern, डगलस। तुम्हें सिर्फ अपने मिशन पर फोकस करना चाहिए। तुम बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है। मुझे फ्रांसिस ने बताया कि तुम कैसे ड्रैकुला का पीछा करते करते किसी मिर्जा अनवर से मिलने चले गए थे। I must say, डगलस, I'm a bit disappointed। तुमसे चर्च को बहुत उम्मीद है, पर अभी तक तुमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे चर्च को तुम पर प्राउड फील हो। टाइम इज लेस, डगलस। और हाँ, फ्रांसिस तुम्हारे साथ जाएगा। फ्रांसिस, वो एमेच्योर प्रीस्ट। फादर, वो किसी काम का नहीं है। ही इज अ रूकी। उसको ले जाने का मतलब है अपने साथ डेड वेट ले जाना। आई एम सॉरी डगलस, बट फ्रांसिस तुम्हारे साथ जाएगा। अगर तुम्हें उससे प्रॉब्लम है तो सर हेनरी अंदर ही है। आई कैन मेक योर ट्रांसफर टू कैलकाटा हैपन लाइक दिस। जनरल रूट के सामने फादर डिसूजा की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। एज यू से फादर, मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा, बट आई विल नॉट प्रोटेक्ट हिम फादर। इफ ही डाइज, ही डाइज। ओके फादर, मैं अब चलेगा। बहुत काम करना है। आई हैव टू मेक द चर्च प्राउड ऑफ मी। God bless you, Douglas. God will indeed bless you. फादर डिसूजा अभी भी इस बात से अनजान थे कि उनका चहेता जनरल डगलस रूट असल में चर्च का सबसे बड़ा दुश्मन लूसीफर का चेला था। जनरल रूट इसी कारण से फ्रांसिस को अपने साथ नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं फ्रांसिस उसकी सच्चाई न जान जाए। रूट किसी भी तरह से फ्रांसिस से छुटकारा पाना चाहता था। वो यही सोचता हुआ चलता जा रहा था कि अचानक एक आवाज ने उसको रोक दिया। जनरल रूट। हाँ? कौन? ओह, प्रीस्ट फ्रांसिस, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। एक मिनट, व्हाट इज दिस पीस ऑफ इंडियन ट्रैश डूइंग हियर? रूट की नजर फ्रांसिस के साथ खड़े ओमकार पर पड़ गई थी और उसके अंदर का रेसिस्ट भड़क गया था। लेकिन उसके सवाल का जवाब जो फ्रांसिस ने दिया वो सुनकर रूट अंदर तक जल गया। ही इज विथ मी जनरल। ओमकारा मेरा पर्सनल असिस्टेंट है।
आई होप इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एनीवेज, फादर डिसूजा के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि इस पॉइंट से आप मुझे अपने हर एक्शन और प्लानिंग का पार्ट बनाएंगे। सो व्हेन आर वी मूविंग? और कहाँ जा रहे हैं हम? जनरल रूट को अचानक से फ्रांसिस का ये रूप पसंद नहीं आ रहा था, मगर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए जवाब दिया, Soon, Priest Francis, soon. और हमारा अगला डेस्टिनेशन क्या होगा ये मैं कल बताएगा। But let me warn you, Francis. हम ड्रैकुला को हंट कर रहे हैं। I hope कि तुम अपने को प्रोटेक्ट करना जानता होगा। Because you never know डेथ किधर से और कैसे स्ट्राइक करेगी। दुआत के दरवाजे के बाहर का दृश्य इस समय एक डरावने सपने जैसा लग रहा था। इब्लिस और अनुबिस की सेनाएं एक दूसरे से भिड़ रही थी। जहां इब्लिस की सेना अजीब अजीब शक्ल वाले शैतानों, जिन्नों और प्रेतों से बनी थी, वहीं अनुबिस की सेना अनुबिस का ही क्लोन लग रही थी। काले कुत्तों जैसी शक्ल वाले अनुबिस के वो योद्धा बेहद फुर्ती से इब्लिस की सेना से लोहा ले रहे थे। अनुबिस के वो योद्धा अपने विशेष हथियारों से इब्लिस के अजूबों को मार काट रहे थे। उनका वो हथियार एक लंबे भाले की तरह था, जिसके एक छोर पर एक बड़ा अर्ध चंद्राकार सा ब्लेड लगा था और दूसरे छोर पर एक नुकीला भाला। इब्लिस के शैतान अनुबिस की योद्धाओं के आगे कमजोर पड़ रहे थे और ये देखकर इब्लिस गुस्से से पागल हो रहा था। ना मुरादों, ऐसे जीतूंगा मैं इस कायनात को। सलीके से लड़ो गधों। अनुबिस की सेना हमारी सेना का 10वां हिस्सा भी नहीं है और फिर भी वो जीत रहे हैं। घेर के मारो। इब्लिस का यह गुस्सा देखकर अनुबिस खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। क्या हो गया इब्लिस? क्या अभी भी समझ नहीं आया तुम्हें? अनुबिस की सेना ना तब हारी थी और ना आज हारेगी। अभी भी मौका है। अपने इन बेहुदे सैनिकों को लेकर वापस चले जा, वरना आज अनुबिस के लड़के नरक के उस हिस्से का ही नामो निशान मिटा देंगे जिसको तुम जहन्नुम कहते हो, और फिर तुम्हें खाली रियासत के पहरेदार बनकर रह जाओगे। अनुबिस का ऐसे मजाक उड़ाना इब्लिस को अंदर तक नफरत से भर गया। उसने एक नजर सामने चल रहे युद्ध की ओर देखा। अनुबिस के योद्धा तूफान की गति से लड़ रहे थे। इब्लिस की शैतानी सेना के पास उनकी इस तेजी का कोई जवाब नहीं था। ये देखकर इब्लिस की भौहें तन गई और उसके चेहरे पर क्रूरता नजर आने लगी। अगर सेना से सेना को ना हरा पाऊं तो सेनापति को मार गिराऊं। सेना अपने आप हथियार डाल देगी। अब इस जंग का अंत मैं करूंगा। अनुबिस, तैयार हो जा। तेरी मौत इस जंग के मैदान में उतरने जा रही है। जंग अब अपने अगले पायदान पर पहुंच चुकी थी। अब इब्लिस और अनुबिस के बीच सीधी टक्कर थी और इस टकराव का अंत इस जंग का निर्णय करने वाला था। इब्लिस का जिस्म हवा में लहराया। उसके हाथों में उसकी अंगारों सी जलती तलवार चमक रही थी और उस तलवार का निशाना अनुबिस था। लेकिन अनुबिस जंग का पुराना खिलाड़ी था। उसने अपनी तरफ बढ़ते इब्लिस के उस वार को अपनी भारी भरकम और लंबी तलवार से रोक दिया। तुम पागल हो गए हो इब्लिस। उसने नियम बनाया था कि नरक के एक हिस्से का पहरेदार दूसरे पर कभी हमला नहीं करेगा। तुम उसके नियमों का बहुत अपमान कर चुके हो। अब मैं तुम्हें यहां से वापस नहीं जाने दूंगा। अनुबिस ने जोर से इब्लिस को धक्का दिया। इब्लिस का शरीर हवा में लहराते हुए करीब 20 गज पीछे जा पहुंचा। मेरे हल्के से धक्के ने तुम्हारा ये हाल कर दिया। क्या हुआ इब्लिस? डर लग रहा है? इब्लिस ने अनुबिस की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो इस बार जोर से हवा में उछला और कई फुट ऊपर पहुंच गया। अब वो अनुबिस की तरफ तेजी से आ रहा था, लेकिन एक बार फिर अनुबिस ने एक घुटने के बल बैठकर अपनी तलवार से उसके वार को रोक दिया। दोनों की तलवार बहुत जोर से टकराई, इतनी जोर से कि आसपास के सैनिक जमीन पर धराशायी हो गए।
लेकिन इस बार इब्लिस वही नहीं रुका। वो तुरंत उठा और ताबड़तोड़ अनुबिस पर वार करने लगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा अनुबिस। अनुबिस उसके एक एक वार को अपनी तलवार से रोक रहा था। उसे एक सही मौके की तलाश थी और इब्लिस के अंधाधुन हमलों ने जल्द ही उसको वो मौका दे दिया। अनुबिस हल्का सा साइड हुआ और इब्लिस की तलवार जमीन पर जा टकराई। इब्लिस अनुबिस के उस दाव को समझ नहीं पाया। इससे पहले कि वो संभल पाता, अनुबिस ने बिजली की तेजी से घूमते हुए अपनी बाईं कोहनी से उसके चेहरे पर एक जोरदार वार किया। इब्लिस दर्द से कराह उठा। वो लड़खड़ाया और जैसे ही उसने अपने पैर संभाले, अनुबिस का एक जोरदार मुक्का उसके पेट में आकर लगा। अनुबिस के मुक्के ने इब्लिस को धराशायी कर दिया था। उसकी तलवार भी उसके हाथ से छूट चुकी थी और उसके गिरते ही उसकी सेना भी डर के मारे रुक गई। क्यों इब्लिस, अभी भी लड़ना है? एक आखिरी मौका देता हूं, उठो और महादेव से माफी मांग लो। मैं तुम्हें वापस जाने दूंगा। माफी? अभी तक तो मैंने अपनी ताकत दिखाई ही नहीं है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। इब्लिस अचानक से गायब हो गया। अनुबिस को समझते देर नहीं लगी कि वो अब अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था। वो इधर उधर देखने लगा। अचानक इब्लिस उसके पीछे प्रकट हुआ और उसने उसके पीठ पर एक लात जड़ दी। अनुबिस को उसके बाद संभलने का मौका नहीं मिला। इब्लिस एक जगह से गायब होता और दूसरी जगह प्रकट होता। वो अनुबिस पर वार पे वार कर रहा था और अनुबिस कुछ नहीं कर पा रहा था। युद्ध का पाला अब पलट चुका था। इब्लिस की जादुई काली शक्तियों के आगे अनुबिस कमजोर पड़ रहा था। लेकिन इब्लिस ये बात भूल चुका था कि अनुबिस कोई आम योद्धा नहीं था। उसकी ये हरकत अनुबिस के गुस्से को बढ़ा रही थी। इब्लिस, कायर, तो तू मुझे धोखे से हराएगा। अनुबिस एक बार फिर उठ खड़ा हुआ और इस बार जैसे चमत्कार हो गया। जैसे ही इब्लिस प्रकट हुआ, अनुबिस ने उसकी गर्दन पकड़ ली। तू ये बात कैसे भूल गया इब्लिस कि अनुबिस कुत्तों का भगवान है? दुश्मन कहीं भी गायब हो जाए, मेरी नाक उसको सूंघ निकालती है। अब तेरा खेल खत्म। अनुबिस ने इब्लिस को उठाकर जमीन पर पटक दिया। अनुबिस का वो रूप देखकर इब्लिस की सेना बुरी तरह डर गई। वो पीछे हट गई। अनुबिस इब्लिस को बुरी तरह मार रहा था। वहां पर एक जोरदार शोर सुनाई दिया। अनुबिस ने आंखें उठाकर देखा तो दूर से एक धूल का गुब्बारा दुआत की तरफ चलता चला आ रहा था। नर्क युद्ध एक बार फिर जोर पकड़ने वाला था, क्योंकि ये धूल लूसीफर की आने की चेतावनी थी। नर्क में ये युद्ध हर पल करवट बदल रहा था और वहीं ऊपर धरती पर सूरज डूब रहा था और ड्रैकुला और उसके साथ ही नवरत्नगढ़ की तरफ चल पड़े थे। कुछ ही देर में उनके सामने वो विशाल किला था जिसका मालिक था बलौर उर्फ कालदूत। नवरत्नगढ़ का नाग किला, यही बलौर का गढ़ है। उस धोखेबाज का जिसने सदियों पहले न जाने क्यों ऐसा घिनौना काम किया, जिसके चलते हम नागों का एग्जिस्टेंस ही खतरे में पड़ गया था। पता है मुझे, तुम पूरी कहानी सुना चुके हो और दोबारा सुनने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस जल्दी से उसका चैप्टर क्लोज करना है। ड्रैकुला थोड़ा जल्दी में था, लेकिन अनीता ने उसे रोक लिया। रुक जाओ व्लाद, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? बलौर एक नॉक्टर्नल है, यानी उसके खुद के हिसाब से उसे भी दिन में सोना और रात में जागना पसंद है। सूरज डूबे करीब 1 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक उसने हम पर कोई अटैक नहीं किया। हम उसके किले तक आ गए और वो शांत है। ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? यू आर राइट मिस अनीता, कुछ तो गड़बड़ है। बलौर को अब तक ये तो पता चल ही गया होगा कि उसके वो प्रस्तर सर्प मारे जा चुके हैं, तो फिर उसने कुछ किया क्यों नहीं? अनीता और राजा नागनाथ दोनों को कुछ शक हो रहा था, लेकिन ड्रैकुला कुछ सोचने के मूड में नहीं था। क्या फर्क पड़ता है, जाना तो हमको इस फोर्ट के अंदर ही है ना।
तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि ये कोई ट्रैप है या नहीं? ड्रैकुला बलौर को मारने की जल्दी में था, लेकिन अनीता और राजा नागनाथ का सोचना भी सही था। अनीता ने ड्रैकुला को रुकने का इशारा किया। वो सब चारों तरफ देखने लगे ताकि अंदाजा लगा सके कि कहीं आसपास कोई जाल तो नहीं बिछा है। और तभी अचानक वहां अफरा तफरी मच गई। अचानक न जाने कहां से दो भाले उड़ते हुए आए और दो नाग योद्धाओं के जिस्म में धंस गए। और ऐसा होते ही उन दोनों के जिस्म गलने लगे। विष्काट बूटी, संभल कर! दुश्मन हम पर विष्काट बूटी से हमला कर रहा है। अभी वो लोग मुश्किल से ही संभल पाए थे कि अचानक से उन पर कुछ अजीब से नागों ने हमला कर दिया। उनके जिस्म किसी नागफनी की तरह कटीले थे। राजा नागनाथ के नाग योद्धा इस अचानक हुए हमले से संभल नहीं पाए। वो एक एक करके धाराशाही हो रहे थे। किसी के कुछ समझ पाने से पहले ही सारे नाग सैनिक या तो मारे जा चुके थे या फिर बुरी तरह घायल थे। बच गए थे तो सिर्फ अनीता, राजा नागनाथ, सेनापति पदम सिंह और ड्रैकुला। और अब वो नागफनी नाग उन चारों की तरफ ही बढ़ रहे थे। बलौर की चाल कामयाब हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी खड़ा था। वो यानी काउंट ड्रैकुला। नागफनी नागों का वो झुंड शिकार करने के लिए ड्रैकुला और उसके साथियों को घेर चुका था। बलौर के जाल में फंसकर राजा नागनाथ के सारे योद्धा मारे जा चुके थे, लेकिन ड्रैकुला अभी खड़ा था और वो बहुत गुस्से में था। अगले ही पल मानो बिजली कड़की। नागफनी नागों को समझ भी नहीं आया कि आखिर क्या हुआ, लेकिन वो समझ के भी क्या कर लेते। ड्रैकुला बिजली की तरह मूव कर रहा था। उसके पंजे नागफनी नागों के जिस्म को चीर रहे थे। ड्रैकुला उन नागों को मारने में इतना व्यस्त था कि उसका ध्यान अपनी ओर बढ़ रहे खतरे पर गया ही नहीं, जिसने ड्रैकुला को उठाकर दूर फेंक दिया। सेनापति, ये तुमने क्या किया? राजा नागनाथ और अनीता हैरानी से सेनापति पदम सिंह की तरफ देख रहे थे, जिसने ड्रैकुला को एक टक्कर में दूर उछाल फेंका था। ड्रैकुला ने इस हमले की उम्मीद नहीं की थी। उसने ऐसी जोरदार टक्कर आज तक महसूस नहीं की थी। वो मर नहीं सकता था, लेकिन उसे अपनी हड्डियों के चटकने और दोबारा जुड़ने का दर्द महसूस हो रहा था। बिग मिस्टेक। सेनापति, पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? राजा नागनाथ के सवाल के जवाब में सेनापति पदम सिंह गुस्से में बोला, पागल? पागल तो तुम सब हो जो महामहिम बलौर को मारने चले हो। अरे वो तो हम नागों के लिए ही तो लड़ रहे हैं। आखिर कब तक हम ऐसे छुप छुप कर रहेंगे? कब तक इंसान इस धरती पर राज करते रहेंगे और हम नाग उनके पैरों तले कुचले जाते रहेंगे? कौन किसे कुचल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन तू मेरे पैरों के नीचे दम तोड़ेगा, ये बात तो तय है। या यूं ले लियो। ड्रैकुला ने सेनापति पदम सिंह की तरफ दौड़ लगा दी। उसके पंजे पदम सिंह को फाड़ देने के लिए उसकी गर्दन की तरफ लपके। अचानक पदम सिंह ने ड्रैकुला की कलाइयों को पकड़कर उसे हवा में घुमा दिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। अगर महामहिम बलौर का आदेश तुझे जिंदा उन तक लाने का ना होता तो मैं तुझे यही मार। आई हेट डायलॉग्स। पदम सिंह बोलने में बिजी हो गया था और ड्रैकुला ने उसी का फायदा उठाकर जमीन से उछलते हुए उसके पेट में एक जोरदार किक मार दी। पदम सिंह लड़खड़ाया और अगले ही पल एक भारी भरकम मुक्का उसकी नाक पर लगा। जब तक ड्रैकुला को मारना दो तब तक मारना बंद नहीं करना चाहिए, और वैसे भी ड्रैकुला मर नहीं सकता। जानता हूं तू मर नहीं सकता, लेकिन तुझे मारना है भी नहीं। महामहिम बलौर का आदेश है तुझे जिंदा उन तक लाने का। ड्रैकुला और पदम सिंह एक दूसरे पर वार कर रहे थे। दोनों ही युद्ध कौशल में माने हुए लड़ाके थे, इसलिए एक दूसरे के हमले को रोक पा रहे थे। अगर तुझे मुझे पकड़ना ही था तो दिन में क्यों नहीं पकड़ लिया? उस समय तो मैं शायद तेरा सामना भी नहीं कर पाता। पदम सिंह एक योद्धा है, एक नागवंशी राजपूत, और राजपूत को युद्ध लड़कर जीतना पसंद होता है। ये
दोनों ही गजब के फुर्तीले थे। ड्रैकुला बिजली की गति से अटैक कर रहा था, लेकिन पदम सिंह भी किसी नाग की तरह लहराकर उसका सामना कर रहा था। मुझे ड्रैकुला की मदद करनी चाहिए। नहीं महाराज, आई डोंट थिंक सो। व्लाद जब फाइट कर रहा होता है तो वो पूरा मॉन्स्टर बन जाता है। ऐसे में वो आपको भी चोट पहुंचा सकता है। आप टेंशन मत लीजिए, व्लाद से जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अनीता का सोचना सही था। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ रही थी, पदम सिंह का पलड़ा हल्का पड़ रहा था। ड्रैकुला के आगे उसकी नाग जैसी फुर्ती भी धीमी पड़ने लगी थी। ड्रैकुला ने पदम सिंह को उठाकर जमीन पर पटक दिया। पदम सिंह संभल पाता उससे पहले ही ड्रैकुला ने उसके पैरों को पकड़ लिया। हाँ? ड्रैकुला अब उसकी एड़ियों को पकड़कर उसे गोल गोल घुमा रहा था। पदम सिंह का उड़ता हुआ जिस्म किले के बगल में पड़ी बड़ी बड़ी चट्टानों से जोर से जा टकरा है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पदम सिंह ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कुछ मंत्र पढ़ा और अगले ही पल उसकी तलवार उड़ती हुई उसके हाथ में आ गई। पर्वताक्ष, ड्रैकुला, तुम्हारी मौत का कारण बनेगी मेरी ये मायावी तलवार। पर्वताक्ष नाम की वो तलवार इस समय सेनापति पदम सिंह के हाथों में थी। वो उठ खड़ा हुआ और अगले ही पल उसकी तलवार चमकने लगी। उसमें से नीले रंग की रोशनी निकल रही थी। पदम सिंह के हाथों में चमकती उस तलवार को देखकर राजा नागनाथ चिल्ला पड़ा। केयरफुल काउंट, वो पर्वताक्ष है, महान नाग योद्धा पर्वताक्ष की तलवार। कहते हैं उसके वार से भूकंप आ जाते हैं। अगर इसका वार किसी इंसान को लग जाए तो तब तो अच्छा है ना, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूं। तो इंसान नहीं है ना ड्रैकुला, तो फिर आगे बढ़ और देख ले कि ये तलवार तेरा क्या हाल करती है। सेनापति पदम सिंह ने कसकर अपनी दोनों मुट्ठियों से तलवार को कसकर पकड़ लिया। तभी अचानक उसके दिमाग के अंदर एक आवाज गूंज उठी। ये क्या कर रहा है पदम सिंह? महामहिम बल्लौर, तुझे एक सीधा सा काम दिया था, ड्रैकुला को यहां तक लाने का, वो भी अधमरी हालत में, लेकिन तू तो उसे मारने में लग गया। मैं अभी उसको आपके पास लाता हूँ। रहने दे, जो तूने करना था वो कर लिया। और वैसे भी जो मर नहीं सकता उसको तू क्या मारेगा रे? अब चुपचाप वो कर जो मैं कह रहा हूं। बलौर ने न जाने पदम सिंह को क्या समझाया, लेकिन अगले ही पल वो ड्रैकुला की तरफ दौड़ पड़ा। ड्रैकुला भी उसकी तरफ दौड़ा। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे, लेकिन तभी पदम सिंह नाग रूप में आ गया और तेजी से लहराते हुए ड्रैकुला के रास्ते से हट गया। ड्रैकुला को चकमा देते ही पदम सिंह वापस इंसानी रूप में आ गया और दौड़ते हुए वहां पहुंचा जहां राजा नागनाथ और अनीता खड़े थे। किसी को कुछ समझने या फिर संभलने का मौका नहीं मिला। पदम सिंह ने एक जोरदार वार करके राजा नागनाथ को गिरा दिया और अगले ही पल उसने अनीता को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अरे छोड़ो मुझे। ये देखकर ड्रैकुला की आंखों में खून उतर आया। अनीता को छोड़ दे कायर, मुझसे लड़। तुझसे भिड़कर अपना और महामहिम बल्लौर का समय नहीं बर्बाद करूंगा मैं। तुझे ये लड़की चाहिए ना, तो अंदर आ जाना और आकर महामहिम बल्लौर के आगे अपना सर झुका देना। अगर वो चाहेंगे तो ये लड़की तुझे वापस मिल जाएगी। और ध्यान से, कोई चालाकी मत करना। अरे छोड़ो मुझे। पदम सिंह अनीता को खींचकर नवरत्नगढ़ के उस किले के अंदर ले गया। ड्रैकुला को समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। उसने आज तक किसी से कोई अटैचमेंट नहीं रखी थी, इसलिए उसे इस तरह की सिचुएशन में क्या करना चाहिए इसका कोई अनुभव नहीं था। न जाने क्यों, मगर वो हारा हुआ महसूस कर रहा था और उसकी यह हालत उस साधु से नहीं छुपी थी। दुविधा, असमंजस, एक धर्म संकट की स्थिति, यही महसूस कर रहे हो ना व्लाद? परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं जो तुम्हारे अंदर के मनुष्य को जगा रही हैं। अब तुम्हारा निर्णय तय करेगा कि इस धर्म संकट से कौन बाहर निकलता है, मानव या राक्षस। ड्रैकुला के सामने अब दो रास्ते थे। अनीता को बचाने के लिए सरेंडर कर दे या फिर उसकी चिंता करे बिना आगे बढ़े और बलौर का अंत कर दे। ड्रैकुला के आगे तो दो रास्ते थे, लेकिन जमीन के नीचे नर्क में इब्लिस को अपने आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था सिवाय हार के।
वो इस समय दुआत की जंग में बुरी तरह से पिट रहा था, लेकिन अचानक से उसको उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी। अब तू गया अनुबेस, देख कौन आया है। मेरा दोस्त लूसीफर अपनी सेना के साथ आया है वो। अब तू अकेला है और हम दो। अनुबिस ने नजर उठाकर देखा, लूसीफर की सेना रुक चुकी थी और उसके आगे एक विशाल काले रंग के चमगादड़ पर बैठा हुआ था प्रिंस ऑफ डार्कनेस, लूसीफर। वेलकम लूसीफर, तो तुम भी आ ही गए। अपने दोस्त इब्लिस की हेल्प करने आए हो, तो रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, अनुबिस के अंदर अभी बहुत फाइट बाकी है। लूसीफर ने अनुबिस की बात का जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप खड़ा होकर कभी इब्लिस तो कभी अनुबिस को देख रहा था। फिर वो अपने चारों तरफ देखने लगा, जहां अनुबिस के योद्धा इब्लिस के शैतानों को मार रहे थे। लूसीफर के चेहरे पर इस समय एक अजीब सी शैतानी मुस्कान थी। क्या हुआ लूसीफर, अपने दोस्त की मदद नहीं करोगे क्या? इस बार अनुबिस की सवाल का जवाब मिला। लूसीफर हल्के से मुस्कुराते हुए बेहद शातिर अंदाज में बोला, दोस्त, मदद? क्या आप बात कर रहे हो डियर अनुबिस? और तुम रुक क्यों गए? ओह, मेरी वजह से क्या? नो 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 नो, कैरी ऑन कैरी ऑन, आई एम जस्ट हियर टू सी वायलेंस। क्या बोल रहे हो लूसीफर? तुम बस ऐसे ही देखते रहोगे? आई एम सॉरी इब्लिस, पर मैं क्या कर सकता हूं? यू नो द रूल्स, हाँ? तुम्हें पता है कि उस नर्क में कुछ नियम बनाए थे और उसके हिसाब से हेल का कोई भी गार्डियन या गेटकीपर दूसरे के मैटर में टांग नहीं अड़ाएगा, और उसके बनाए नियम कौन तोड़ सकता है? ओके अनुबिस, प्लीज कैरी ऑन। इब्लिस हैरान था, लेकिन उससे भी ज्यादा अनुबिस। दुआत की जंग में कौन जीतेगा इसका निर्णय अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन लूसीफर के आने से सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग हो गया था। और लूसीफर, वो तो बस मुस्कुरा रहा था। एक खुराफाती मुस्कान उसके चेहरे पर दौड़ रही थी, जिसका मतलब शायद कोई भी नहीं जानता था।